है उसमें फायरिंग किए, क्योंकि हर आधुनिक वेपन उन लोगों के पास कई लूट के बाद रखे हुए थे, जिसकी वजह से 6 हमारे बीच के जवान शहीद हुए। लेकिन हम लोगों ने उसी समय पर एक कसम खाई और मुट्ठी बांधा कि 1 साल नहीं बीतेगा, पूरी टीम के साथ इनको जो है समाप्त करेंगे। वो भी करीबन 18 घंटा मुठभेड़ चली थी। 18 घंटा मतलब रात से पूरा दिन हो गया था। फिर ग्रेनेड डाल करके फिर वो भगा, तब मार करके पूरा मतलब समझिए कि उसको हम लोगों ने बदला जो है, एक प्रकार से उनका खात्मा वहीं से हुआ। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, डेडलीस्ट सुपर स्मार्ट कमांडोज और हमारे देश का गौरव है। अपनी सर्वोच्च बहादुरी और भावना के साथ देश को सुशोभित करने वाले, आतंकवाद का मुकाबला करने में माहिर और अपनी काली वर्दी और काले प्रतीक चिन्ह के कारण ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से ही प्रसिद्ध है। ब्लैक कैट कमांडोज ने हमें इतिहास में कई बार दिखाया है कि वे अजेय है। आज हमारे साथ एक्स एनएसजी कमांडो रामशंकर तिवारी साहब हैं। आज हम एनएसजी से जुड़े सभी सवालों का जवाब आपके समक्ष लाएंगे। तो सबसे पहले जय हिंद सर। हम आपका करियर ट्राइब पे स्वागत करते हैं सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया सर। थैंक यू। ओके सर, तो मैं चाहूंगा कि आप अभी तक अपनी एक जर्नी की सर एक छोटी सी झलक सर हमें बताएं कि अभी तक की आपकी एक जर्नी रही कैसी है सर। बहुत बढ़िया जर्नी रही है। वैसे हम जो है यूपी के ही रहने वाले हैं और राजधानी के पड़ोस का ही रहने वाले हैं, और एक ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी भी एक सरकारी सेवा में थे, और जिसकी वजह से शहर में पढ़ाई हुई, और पढ़ाई होने के बाद फर्स्ट अटैक में 1990 में 18 साल 7 दिन में मेरा पुलिस विभाग में, यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद यूपी में रह करके तरह तरह के सेवाओं में मैं हर प्रकार का अंजाम दिया। और अंजाम देने के बाद जब लगभग 29 साल का मेरा करियर था, तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा इसमें से निकला जाए। और लगभग 12 साल पहले मैं बीआरएस लिया, अपने कुछ बिजनेस करता हूँ, मैंने बीआरएस लिया। और फिर लगा कि अपने जीवन से जुड़ी हुई जो रियल घटनाएं हैं, अपने जीवन में घटित हुई हैं, क्यों ना लोगों तक इसको पहुंचाया जाए। जी सर। तो इसके लिए फिर एक प्रेरणा आई कि एक चैनल बनाया जाए। तो आरएस तिवारी एनएसजी कमांडो के नाम से बनाया, और जिसके माध्यम से भी आपसे भी मुलाकात हुई। जी सर। और लगातार एक्सपीरियंस फिर लोगों तक पहुंचाते हैं, नवयुवकों को एक्सपीरियंस मिले, इसके बारे में जाने समझें, एक्साइटेड आए लोगों के अंदर कि यार हमको भी जाना चाहिए, अच्छी चीजें हैं। तो इसलिए प्रेरणा देना शुरुआत किया। थैंक यू, बहुत बढ़िया है। काफी काफी अच्छी बात कही है सर ने। सर का जो चैनल है, यूट्यूब का चैनल, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज हैव अ लुक ऑन दैट। ओके, दैट्स अ वेरी गुड चैनल। आई हैव गॉन टू देम एंड काफी अच्छी कहानियां हैं और जो कि सच है। तो मैं आपको चाहूंगा कि आप प्लीज वहां पे जाएं, एक बार जरूर देखें। सर, पुलिस से एनएसजी कमांडो तक का जाने की चाहत सर मतलब कैसे उत्पन्न हुई सर? जहां तक मैं जानता हूं, उस समय जब आपने सेवा चालू की थी अपनी पुलिस में, तो सर उस टाइम उतने लोगों को सर उतनी जानकारी नहीं थी एनएसजी के बारे में। तो सर आपको ये चाहत मतलब कहाँ से नॉलेज मिली, लाइक हाउ टू गेट इनटू द सर्विसेज लाइक दैट? पहली बात तो जैसे पुलिस में भी जाने की एक चाहत मेरे पास वहां से जागृत हुई, क्योंकि मेरे जो दादाजी हैं वो भी सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे यूपी पुलिस में जी। तो उनकी जैसे बंदूकें लाते थे, यूनिफॉर्म, ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती थी बार बार। तो इससे लगता था कि मुझे ऐसे फोर्सेस में जाना चाहिए। और ज्यादातर जैसे हम लखनऊ के करीब रहते थे, तो लखनऊ में पढ़ाई, लखनऊ लगभग वीकली जाना आना और रहता था। और जिसकी वजह से दादाजी भी रहते थे, जिसकी वजह से जब लखनऊ में जाते थे तो वहां पर जैसे सीएम की अचानक चौराहे पे सीएम की गाड़ियां काफिला निकल रहा है तो ट्रैफिक रोक दिया जाता है, राज्यपाल निकल रहे हैं ट्रैफिक रोक दिया जाता है, और ब्लैक कैट कमांडो बिल्कुल मुस्तैद होके बड़ी बड़ी सभाओं में देखा करते थे। तो ये भर्ती से पहले से ही मुझे अट्रैक्ट करता था, ये हमें पुलिस में आने से पहले ही अट्रैक्ट करता था। तो लगा कि ये सबसे बेटर चीज है और बहुत सुपीरियर होगा, क्योंकि जब वीआईपी के सामने रहो तो उसके आगे समझिए कि किसी को हम पहचानते ही नहीं, चाहे कोई
डीजीपी जो हमारे ही पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी है, उसको भी हम वहां पर नहीं पहचान पाते हैं, मतलब उसको साइड कर देते हैं। तो एक बहुत अट्रैक्ट करता था, बहुत अच्छा लगता था, जिसकी वजह से इसमें जाने का मन बना था कि एनर्जी करना चाहिए। और काफी मूवी जैसे देखे, हाँ बहुत सर। सारी मूवियां या बहुत सारी चीजें, कहानियां रोचक आया करती, बहुत घटनाएं आया करती थी इसकी। तो लगा कि कुछ बड़ा किया जाए, कुछ बड़ी पहचान हो देश विदेश नाम पर। ओके सर और आपने कर दिया बड़ा सर, आप एनर्जी में कार्यरत रहे हैं सर, काफी अच्छी बात है सर। सर आप जानते हैं सर, और मैं भी, पूरी दुनिया जानती है सर, कि एनर्जी एक बहुत डेडलीस्ट फोर्स है सर। पर जब आप भर्ती हुए और जब आपने अंदर अपनी सेवा दी है एनर्जी में सर, पर जब शुरुआती दौर में आपने अपने परिवार को ये बताया कि हाँ मैं एनर्जी में जा रहा हूँ, तो सर उनका उस पॉइंट पे सर क्या रिएक्शन रहा था? दरअसल कहा जाए तो उस समय ये 1994 में मैंने एनएसजी से कमांडो किया था। तो जिस समय मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ, कठिन मेहनत के बाद जाने का मन बनाया, उस समय ज्यादा मूवियां या ज्यादा हाईलाइट ये सारी हाँ चीजें समाज में नहीं थी। जी। तो माता जी तो हमारी गृहिणी थी, तो बहुत ज्यादा जागरूक भी नहीं थे, पिताजी जागरूक रहते थे। तो लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं या अंजाम ऐसे नहीं होते जिससे घर के लोग कुछ भयभीत महसूस करें। जी। तो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ, वो हमारी खुशी में ही अपनी खुशी समझते थे कि मेरा बेटा खुश रहे, जो चीज उसको अच्छी लग रही है, बखान कर रहा है, बढ़िया है, वो खुश रहे। तो कोई ऐसा कोई विशेष रिएक्शन नहीं हमको झेलना पड़ा इसमें जाने के लिए। ओके। सर हमारा जो यूथ है सर, आज का जो यूथ है सर, काफी अच्छे से तैयारी कर रहा है। बहुत सर फौज में जाने का हो गया बात, या एनएसजी हो गया, या पुलिस हो गया सर, एकदम दिल से चाहते हैं कि हाँ, और मैं वो प्रयास करते हैं सर कि हाँ मुझे इस राह पे ही जाना है, मुझे वर्दी चाहिए करके सर। पर हम जब एनएसजी की सिर्फ बात करते हैं तो सर इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और क्या रिक्वायरमेंट है, और सर सिलेक्शन का क्या एक प्रोसीजर होता है जब हम सिर्फ एनएसजी की बात कर रहे हैं सर? जी, जब जब हम, चूंकि एनएसजी एक ऐसी संस्था है कि इसमें ऑल फोर्सेस, जी। चाहे आपका पैरामिलिट्री हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे अदर स्टेट के पुलिस बल हो, चाहे सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, कोई भी संस्था है, हर संस्था के लोग आकर के यहाँ पे एनएसजी में कमांडो कोर्स कर सकते हैं। और उसकी रिक्वायरमेंट गृह मंत्रालय के थ्रू वो जाती है, डिमांड। तो जैसे जी। आपका पुलिस है तो पुलिस लाइन में जाता है, तो हम्म। एसपी के द्वारा जानकारियां दी जाती हैं, और उसको जानकारी दी जाती है कि इतने दिन के अंदर चयनित किया जाना है 10 लोगों को। तो आप लोग अपना जो है अपना प्रार्थना पत्र दें। तो उसमें बस फिजिकल फिटनेस होना चाहिए बढ़िया, और जैसे सर्विस की ड्यूरेशन है कि कम से कम 3 साल सर्विस होनी चाहिए, जी। 35 से एबव नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें उसकी सब क्राइटेरिया होती हैं। उसके बाद हर यूनिट, हर स्टेट की अपनी पुलिस जो है कंपटीशन आपस में कराती है, क्योंकि काफी लोग निकल आते हैं कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो चैलेंज तो रहता ही है, क्योंकि जैसे हम भी किए थे, तो जैसे पता चला कि यूपी स्तर पे करीबन 200 लोगों को सेलेक्ट करके भेजा गया था। हम्म। मतलब हर जिले से, जितने यूपी के जिले हैं, अर्धसैनिक बल हो चाहे पुलिस बल हो, सबसे लगभग 200 लोगों को चिन्हित, मतलब एक सेलेक्ट करके भेजा गया था। उनका भी पहले कंपटीशन होके आए, अपने जिले स्तर से कंपटीशन होकर के सीतापुर उत्तर प्रदेश जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर सेलेक्ट होके आए जैसे। जी। और यहाँ से सेलेक्ट होने के बाद फिर से उनका टेस्ट हुआ, चाहे वो फायरिंग का टेस्ट हुआ, चाहे दौड़ का टेस्ट हुआ, कितने मिनट में, हर चीज फिजिकल का टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद ओनली 30 रोड सेलेक्ट किए गए। ये जी 30 एनएसजी के लिए प्रस्थान किए गए। इसी तरह से हर फोर्सेज में होता है कि वहां से वो क्रीम भेजते हैं, क्योंकि जितने जाए वो ज्यादा से ज्यादा कमांडो करके आए, क्योंकि सेलेक्ट हो जाना ही कमांडो कर लेना नहीं हुआ। जी सर। अगर अच्छी क्वालिटी नहीं तो वहां से जाने के बाद भी हम वापस आ जाते हैं। जी। तो सारे ऑल फोर्सेस के लोग अगर अपने अंदर अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी, हर चीज अगर डेवलप करें और संघर्ष करके कंपटीशन फाइट करने का एक जुनून हो, एक जज्बा हो, तो कोई भी कर सकता है कमांडो कोर्स, नो डाउट कोई भी कर सकता है। जी सर। थैंक यू सर। सर जब हम एनर्जी ट्रेनिंग की सिर्फ बात करते हैं तो सर जब आपने ट्रेनिंग की थी तो सर एक नॉर्मल रूटीन होता है सर, तो वो क्या होता था एक एनर्जी कमांडो का रूटीन सर ट्रेनिंग के समय पे? जी जी, बहुत बढ़िया। देखिए, एनएसजी, हम लोग तो यूपी पुलिस से गए थे, जी। तो थोड़ा सा पुलिस का रूटीन थोड़ा ढीला होता है। और अचानक जब एनएसजी में पहुंचे, सीधा समझिए कि पुलिस से आर्मी, जी। आर्मी के अंडर में पहुंचे, तो आर्मी का रूल बहुत कठिन होता है। हाँ।
बहुत कठिन होता था। वहां हम तो देखे कि जो एनएसजी में करीबन 60 किलोमीटर के एरिया होता है और लगभग 60-70 फायरिंग बेट भी वहीं होते हैं। हर प्रकार के एजुकेशन ट्रेनिंग, जंगल ट्रेनिंग सब वहीं पर होती है। बहुत बड़ा एरिया होता है जी गुड़गांव हरियाणा में। तो वहां पर मैंने देखा कि जो एनएसजी के ट्रेन शुदा लोग हैं, उनकी रूटीन इतनी गजब की होती है। लगातार 3 साल के लिए होते हैं, लगातार वो ट्रेनिंग में ही रहते हैं सुबह शाम। और जो गाड़ियां ऑपरेशन के लिए लगी होती हैं, जैसे हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती हैं, कि मतलब गाड़ी में सामान पैक, और सारे जो है कमांडोज गाड़ी के नीचे अपने एक रूम है, कुर्सी पे बैठे हैं 10-20 हर गाड़ी वाइज। मतलब एक सायरन बजना कि 30 सेकंड के अंदर गाड़ी में बैठ जाना। एयरपोर्ट तक जितना समय लगे जी उतना समय जाता है, और बाकी वो ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जो हम लोग वहां पे पहुंचे, वहां का अनुशासन देख कर एकदम भौचकित रह गए। और गेट से एंट्री करते हुए भी तो तुरंत वहां पर सामान रखा गया, तुरंत गिनती करना, ये वो सब बताया गया। इस जोन में जाना है, इधर नहीं जाना है, इधर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, आप रात में कहीं गेट से बाहर नहीं निकल सकते। तुरंत इतने नियम लगा दिए गए कि हम लोग बहुत चकित हो गए। और हर स्टेट से लोग गए थे, आपके एमपी से भी काफी लोग मेरे साथ के थे। तो वहां पर रूटीन ये लगाया गया कि समझिए कि सुबह 4 बजे जग जाना है। जी सुबह 4 बजे जगना है और फ्रेश होके नहा धो करके, क्योंकि उसकी भी भीड़ ज्यादा होती थी तो हाँ उसको सर। भी थोड़ा मैनेज करना पड़ता था। और ये सब ट्रेनिंग का ही पार्ट है एक प्रकार से, सोचिए कि मतलब भीड़ में ज्यादा लोगों में कैसे अपने को एडजस्टमेंट करते हैं। तो वहां पर 5 बजे चाय मिल जाए, चाय मिलने के बाद तुरंत 5:30 पर मॉर्निंग में ग्राउंड में तुरंत समय से, और तुरंत गिनती हुई, रूटीन चालू होगी। बीपीटी है जो उस दिन का प्रोग्राम है, पर वीकली पर डे का प्रोग्राम हम लोगों का होता है कि आज जी पीपीटी है, आज हमारी दौड़ है, कल हमारी पिट्ठू के साल, कल हमारे ऑप्टिकल हैं जो 26 बाधाएं हैं, ये कैसे पार करोगे, इसकी ट्रेनिंग होगी। फिर उसके बाद 9 बज गया, 9 बजे फिर चाय और पराठा उसके साथ मिलता है। और फिर 11 बजे चाय मिलती है। इसके बीच में ट्रेनिंग, एजुकेशन, चाहे हर प्रकार की, चाहे बम कैसे बनाएंगे, ये कैसे करेंगे, सारी एजुकेशन लगातार मिलती रहती है। फिर 2 बजे हम लोग 1:50 में छूटते थे, और वो भी जो हमारा बैरक है वहां से करीबन 3 किलोमीटर दूर। जी 1:50 में छूटते थे तो हम लोग दौड़ करके आते थे कि जल्दी पहुंच जाए तो मेस में खाना मिल जाए, और नहीं तो फिर लाइन लग जाएगी तो लेट मिलेगा। अगर खाना मिल जाएगा तो 20 मिनट हम रेस्ट कर लेंगे, जी और 20 मिनट रेस्ट कर लेंगे तो रेस्ट करने के बाद, क्योंकि 2:30 बजे फिर पहुंचना है, इधर खाए नहीं कि 2:30 बजे फिर दौड़, फिर अगले कार्यक्रम, अगली फायरिंग लगी हुई, नाइट फायरिंग लगी है। फिर लगभग जो है 7, 7:30 पर रूटीन पर आ जाते हैं। फिर खाना खाए, फिर लगभग 8:15 पर गिनती हुई नाइट। फिर गिनती होने के बाद फिर 9 बजे है। जिस दिन फायरिंग का शेड्यूल उस दिन रात में 11 बज जाएगा। मतलब इतनी व्यस्तता है, ये मानिए कि 3 से 4 घंटे ही केवल उसमें सो पाते हैं। तो हमको लगा कि यार वाकई में रूटीन है। लेकिन एक कहा जाता है जी कि माइंड हमारा है, ये हमारा शरीर है, इसको जितना लोड दो, जैसा दो वैसा एक्सेप्ट कर लेता है, बन जी जाता है। चाहे आठ बिल्कुल घंटा सुला दो, चाहे 6 घंटा सुला दो। बहुत एग्जैक्टली मतलब रूटीन जबरदस्त रही, बहुत ही बेस्ट रूटीन थी। जी सर। जी सर। सर अक्सर क्या होता है एनएसजी और पैरा एसएफ सर दोनों काफी बड़ी सेवाएं हैं, पर अक्सर लोग इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंस ढूंढते हैं। तो सर आपसे बेहतर हमें कोई नहीं बता पाएगा कि एनएसजी और पैरा एसएफ में सर डिफरेंस क्या है। तो सर है क्या वो जी डिफरेंस जी थोड़ा। जी जी। तो जैसा एनएसजी के बारे में हम बताएंगे कि एनएसजी हमारी है, ये पूरे इंडिया के ऑल फोर्सेस, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे सीआरपी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी, जितने भी ऑल फोर्सेस हैं, हर जी फोर्सेस के जितने भी जवान हैं वो क्वालिफाई करके कंपटीशन अपने यहाँ से फाइट करके एनएसजी कमांडो कर सकते हैं। लेकिन जो पैरा कमांडो है, पैरा कमांडो प्योर आर्मी, जी पैरा रेजिमेंट से केवल प्योर आर्मी के ही लोग होते हैं। उसमें जो है मतलब ये कोई और संस्था का व्यक्ति नहीं जा सकता है। और पैरा कमांडो या एनएसजी कमांडो, हर एक का अपना वर्क है, दोनों अपनी जगह पर जबरदस्त है, अपने अपने वर्क में महारत है और जबरदस्त है। जैसे एनएसजी है जी हमारी, हाईजैकिंग, डोर टू डोर, जैसे 26/11 आप देख पा रहे होंगे जी ताज सर। होटल में मुंबई में। तो वहां पर आपको मरीन कमांडो भी वही मौजूद थे, और आपका पैरा भी आपको लिया जा सकता है जो समीप में थे। लेकिन वहां से ना लेकर के हरियाणा से एनएसजी को बुलाया गया, जो काफी विलंब से पहुंचे। जी क्यों? सर। उनको पता था कि डोर टू डोर ऐसे ऑपरेशन में एनएसजी को ज्यादा महारत हासिल है।
और इसमें थोड़ा छोटे वेपन यूज होते हैं। आप देखे होंगे कि बड़े बड़े AK-4700 से फायर आ सकते थे, AK-47 एनर्जी भी ले जा सकती, लेकिन ऐसी जगहों पर हाईजैकिंग में कम समय में हम मूव कर जाएं। जैसे बड़ी गन होगी तो मूव नहीं कर पाएंगे डोर टू डोर, तो वह हो जाए। तो इस तरीके से, और पैरा जो है, कोई जंगल में कोई आतंकवादी कहीं पर प्रवेश है, कहीं मतलब डू एंड डाई, उनके पास मतलब ये वाला रास्ता नहीं है कि जा करके उनको बचाना है, उनको वो करना है। वहां पर सीधा आतंकवादी हैं उस जंगल में, घाटी में, सीधा उनको मुठभेड़। जैसे आप देखे होंगे अभी, आप जो है श्रीलंका में लिट्टो के खिलाफ एक घटना हुई थी, जिसमें हमारे पैरा कमांडो गए थे और तुरंत गए, अंजाम देके चले गए। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में भी हुआ था, तो पाकिस्तान में भी मतलब ये मानिए कि फ्लाइट भी इतने एंगल पर गई, सैटेलाइट नहीं कवर पाई और गई 4 घंटे में मार के चली आई, पूरा ऑपरेशन फतेह कर। मतलब ये दोनों में बहुत जबरदस्त डिफरेंस है। मतलब पैरा में वही लोग रहेंगे आर्मी के पेवर, उसी रेजिमेंट के। अगर पैरा करना है तो उस रेजिमेंट पहले आपको जाना पड़ेगा, उस रेजिमेंट से आपको पैरा कमांडो कोर्स किए, पैरा कमांडो कोर्स करने के बाद आपको उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी कि जिस हिसाब से पैरा कमांडो अंजाम देते हैं घटना में। तो दोनों का अपना अपना वर्क बहुत बढ़िया है और अपने अपने क्षेत्र में विशेष महारत होती है हासिल। एग्जैक्टली जी सर, बिल्कुल सही सर। काफी अच्छे से समझाया सर आपने। सर आपने ATS में भी काम किया है सर। सर काफी मतलब काफी काम किया आपने अपने जीवन में। सर आपने ATS में भी काम किया है सर। देश की सिक्योरिटी सर कैसे इंश्योर की जाती है ATS के सर, और ATS मतलब किस ढंग से काम करती है सर? जी जी जी, वैसे ATS तो अभी कम ही राज्यों में स्थापित है जी। अभी 26/11 में देखे होंगे कि ATS बॉम्बे बीच में करकरे जी का जो है शहीद हो गए थे हमारे बीच में। और इसी तरह से ATS जो है, यूपी ATS में गठन लगभग 2008, जो हमारी पोस्टिंग हुई 2008 जनवरी में मैं गया था ATS में, और लगभग दिसंबर में ATS की स्थापना की गई। ATS का वर्क है, पहले ये पूरा वर्क जो है यूपी STF ही देखा करती थी, लेकिन ATS का जब दोनों ATS का गठन हुआ, दोनों को वर्क अलग हो गया। आतंकवादी वाला क्षेत्र ATS के पास आ गया। तो ये वर्क है, बहुत ही सुरक्षित वर्क किया जाता है इसमें, कि जैसे IB के द्वारा काफी सूचनाएं मिलती हैं, तमाम खुफिया तंत्र लगे होते हैं, उसके द्वारा भी हमको काफी जानकारियां मिलती हैं कि टेररिस्ट या वो तमाम कॉल जो है टाइपिंग और रिकॉर्डिंग चलती रहती हैं, उसके सर्विलांस, इसके थ्रू भी हम काफी चीजें जानकारी लेते रहते हैं। इनसे हमारे जो देश विदेश से आ रहे हैं सब रिकॉर्डिंग होती, इससे हमारे सारी सूचनाएं निकल के आती है जी, IB के द्वारा। जब निकल के आती हैं तो उसको हम लोग सुरक्षित उस अभियान को सेट करते हैं, उस पर काम होता रहता है। 1-2 साल भी लग जाता है किसी किसी अभियानों में, क्योंकि बहुत से सिचुएशन ऐसा होता है कि सिंगल व्यक्ति हमको मिल रहा है लेकिन हमें पूरी टीम के साथ उसको लेना है। तो उसके लिए कहो कि सिंगल व्यक्ति हमको आज ही मिल रहा है, लेकिन अगर उसको हम कैच करते हैं तो हमारे बाकी उसके साथी छूट जाएंगे। तो हम ऐसा सिचुएशन देखते रहते हैं कि जब पूरी टीम मिल जाए तब हम उसको कवर करते हैं। तो कई घटनाओं में हम, जैसे यूपी में CRP में आतंकी घटना हुई थी, उसकी भी विवेचना में काफी समय पकड़े गए उसके काफी आतंकी हम लोगों ने। उसके बाद आप देखे होंगे सीरियल विस्फोट हुआ था एक, उसमें बॉम्बे में हुआ था उसी समय, सेम समय में अयोध्या में हुआ था, यूपी के बाराबंकी में हुआ था, लखनऊ में, कई जगहों पर हुआ था एक साथ, उसके कई विवेचनाओं में थे। और विशेष पर्वों में भी, जैसे जहां पर आतंकी घटना की सूचनाएं मिलती है खुफिया तंत्र के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा। तो मैं 2010 कुंभ में भी रहा हूं 4 महीने लगभग, हरिद्वार में जी, वहां पर भी जो है पूरा उसका, तो इसका जो बिल्कुल सुरक्षित अभियान होता है, मतलब जो है उसके पास तक पहुंच के, उसके नजदीक पहुंच करके उस लोग को हम आराम से कैच कर लेते हैं, और कैच करके उसके अंतर तह तक, उसको पकड़ के अंतर तह तक जाते हैं। तो काफी मतलब जो है बेहतरीन प्रदर्शन रहता है, हमने देखा यूपी ATS का, काफी घटनाओं का अंजाम दिया और उसको खोला और उसमें सारे लोगों को सुरक्षित पकड़ा ही, बहुत बढ़िया रहा सर। ओके सर, ये डदुआ डकैत और ठोकिया डकैत की सर क्या कहानी है सर? ये मैंने आपके चैनल पे देखी थी सर, काफी पसंद आई थी मेरे को सर। मैं चाहूंगा आप हमारे ऑडियंस को भी बताएं सर। चलिए, बहुत, तो ये
ददुआ और ठोकिया जो दगैत है, ये दोनों यूपी के बांदा क्षेत्र के हैं, जो आपका उधर का एरिया आपका एमपी का भी कवर करते हैं। जी सर। एमपी और यूपी से ये इनामी बदमाश थे, इनके ऊपर उस समय 5-5 लाख का इनाम था। और ये लोग भी जैसे अपहरण या बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनको उनसे अगुवाई करते हैं, पैसे के वसूली करते हैं। जैसे बांदा में तेंदुपत्ता होता है, उसका जो ठेकेदार होता है, ठेका वही पाता है जिसको वो लोग चाहते हैं। अब ददुआ की बात कही जाए तो ददुआ की आज तक ऑन पुलिस रिकॉर्ड में कोई फोटो नहीं थी। जब वो मारा गया उससे पहले पुलिस रिकॉर्ड में उसकी कोई फोटो ही नहीं थी। एक प्रकार से देखा जाए तो उसको उस क्षेत्र में लोग चाहते भी थे। जब हम लोग काफी 2-3 साल से अभियानों में रहे तो जाया करते थे बराबर बराबर मुठभेड़ या उसके माध्यम से, खुफिया तंत्र के माध्यम से, तो काफी लोग उसको मतलब पसंद करते थे। जो मीडियम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग ज्यादा पसंद करते थे। कहीं शादियों में पैसा दे देता था, कहीं वो कर देता था, काफी लोग पसंद करते, इसी वजह से उसका फोटो भी कहीं नहीं मिल पाया। लेकिन अपराध तो अपराध, क्योंकि बड़ी बड़े लोगों को अपहरण कर, ये कर, मांग जांच कर करके, धमकी दे करके जिसका चाहे उसको विधायक बनाए, हर तरह से वो बिल्कुल मतलब यूपी और एमपी पूरी तरीके से जो है डिस्टर्ब था उसकी वजह से। जी सर। तो इस पर हम लोगों ने काफी लंबे समय तक जो है इस पर कम से कम 50 बार बांदा और ऐसे क्षेत्रों में मैं गया, रुका और नजदीक तक पहुंचा, फिर वापस आना पड़ा। जैसे वही आप बात बताते हैं कि पता चला कि थोड़े लोग मिल रहे हैं, पूरे लोग नहीं मिल रहे हैं। जी। तो ददुआ जो है इस तरीके, ददुआ जो है फिर हम लोगों ने घटना, जिस दिन इसकी घटना हुई 2007 में जुलाई के लगभग, तो हम लोगों की टीम वहां पर लगी हुई थी। और उस समय हम एसटीएफ के एसपी के साथ थे, अमिताभ यस के साथ। तो उस समय हम एसपी के साथ थे, उसमें जो है एसटीएफ में थे उसमें पोस्टिंग। और जब सूचना मिली वहां पर चल रहा था, उसका एक हम लोग खुफिया वाले को पकड़े थे, उसी के माध्यम से आगे रख करके उसी के थ्रू हम लोगों ने वर्क किया। और वर्क करने के बाद उस अभियान का जश्न मनाया जा रहा था। जब उसका जो है इनकाउंटर में ढेर हो गए, साथी सहित सारे लोग, जब सिचुएशन में ढेर हो गया और इधर जश्न चल रहा था, लेकिन इधर जो है एक दूसरा ऑपरेशन चल रहा था, ठोकिया। जी। ठोकिया अंबिका पटेल है पूरा नाम उसका, और ददुआ का शिव कुमार नाम है पटेल। तो ठोकिया का जब हो रहा था तो उसी समय जो है उसका एक साथी मारा गया, लेकिन उसके काफी साथी या वो निकल गए, थोड़ा संख्या कम होने की वजह से वो निकल गए। और हम लोगों को अतिरिक्त बल जो है, एसटीएफ को अतिरिक्त बल नहीं मिल पाया। इसकी वजह से एक जो है, जो आज तक एसटीएफ में कोई ऐसी घटना नहीं हुई, क्योंकि हम लोग पूरा सुरक्षित अभियान को करते हैं। चाहे सर्विलांस के थ्रू, इसको थ्रू, होटल में बैठा है, ढाबे पे बैठा है, उसके करीब तक पहुंच जाते हैं, उसके बगल चेयर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जान नहीं पाता। और जब पूरे लोग होते हैं तब उसको हम कैच करते हैं, सिविल ड्रेस में रहते हैं। लेकिन उस दिन ये हुआ कि हमारे पास बल नहीं मिल पाया, और एक चूक के कारण जो है हमारे बीच के 5-6 साथी भी नहीं रहे, शहीद हो गए उस दिन। जो वो घटनाएं आज भी सोचते हैं तो एक बहुत बड़ा दर्द होता है, एक चूक के कारण। कि जैसे ही प्रक्रिया होती है कि जैसे कोई घटना हुआ तो लोकल पुलिस, लोकल थाने से उसको बुला के उसको पंचनामा किया जाता है, बॉडी के सुपुर्द किया जाता है। तो चूंकि ददुआ की घटना हो चुकी थी, तो ददुआ घटना होने की वजह से लोग खुशी मना रहे थे, पूरा फोर्स, एसपी लेके सब। और इधर ये घटना चल रही थी, इस पे लोग हल्के में ले लिए, ध्यान नहीं दे पाए। टीम इधर दूसरी लगी थी, और जब ध्यान नहीं दे पाए तो उस डेड बॉडी को लाने में समय लग गया, 4-5 घंटे वेट करना पड़ गया। उसे शाम हो गई और थोड़ा बारिश का भी मौसम था, रिमझिम, जुलाई का मौसम था महीना, तो हल्का बरसात भी हो रही थी। तो लानतो गत्ता उस बॉडी को हम लोग गाड़ी में मतलब रखकर लाना ही पड़ा, काम वही। लेकिन जो पार्टी इंचार्ज था, एडिशनल एसपी या डिप्टी एसपी, उसका कहना था कि भाई नौकरी में दिक्कत आएगी, भाई ऐसे क्यों ले आए। तो लेकिन लास्ट में लाना पड़ा, और लाना पड़ा, और वही रात हो जाने की वजह से, अंधेरा हो जाने की वजह से, झाड़ियों के बीच से, पहाड़ियों के बीच से जब निकलना पड़ा, मेरी 4-5 गाड़ियां थी, उस जगह पे स्लो करना पड़ा, मोड़ था, पानी था, थोड़ा सा अंधेरा था। उसी समय ये लोग एम्बुश लगा दिए, ठोकिया के लोगों ने एम्बुश लगाया। एम्बुश लगाने के बाद वो सीधा जो है उसमें फायरिंग किए, क्योंकि हर आधुनिक वेपन उन लोगों के पास कई लूट के बाद रखे हुए थे।
जिसकी वजह से 6 हमारे बीच के जवान शहीद हुए। लेकिन हम लोगों ने उसी समय पर एक कसम खाई और मुट्ठी बांधा कि 1 साल नहीं बीतेगा, पूरी टीम के साथ इनको जो है समाप्त करेंगे। और अंतोगत्ता पूरी के टीम के साथ मतलब 2000 उसके बाद जो है 1 साल बाद सीधा अगस्त महीने में उनका फिर जो है, जब पूरी टीम के साथ हमको सूचना मिली कि एक जगह पर दावत में एक जगह बैठे हैं, पार्टी कर रहे हैं, सारे घेराव कर करके, वो भी करीबन 18 घंटा मुठभेड़ चली थी। 18 घंटा मतलब रात से पूरा दिन हो गया था। फिर ग्रेनेड डाल करके फिर वो भगा, तब मार करके पूरा मतलब समझिए कि उसको हम लोगों ने बदला जो है, एक प्रकार से उनका खात्मा वहीं से हुआ। और अब तो ज्यादातर ऐसी घटनाएं काफी नॉर्मल होती जाती हैं, छोटे मोटे हैं, और बड़े जितने भी इनामी डकैत हैं वो काफी मतलब दूर हो गए हैं। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जो है, और समाज के लिए बहुत अच्छा हुआ इन दोनों लोगों को जो है जी सर, इनकाउंटर जो भी हुआ। ओके सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। सर आपके एक वीडियो में मैंने कमांडो से भूत की मुलाकात देखी थी और मुझे सर वो बहुत पर्सनली सर बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। और सर मतलब मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सर वो एक्चुअली है क्या कहानी? सर मैं चाहूंगा कि सर वो काफी अच्छी थी, सर प्लीज अगर बताइए सर उसके बारे में। हालांकि पुलिस के लोगों को ये सारी चीजों पर विश्वास कम करते हैं, और जी कहा जाता है कि हमारे इसमें, क्योंकि हम लोग जंगल जंगल जगह जगह जाकर ड्यूटी करते हैं, रात में रुकते हैं, ऐसी इसी जगह का शमशान में जाके सुबह पता चलता है कि तो मरघट है, जहाँ रात में रुके हैं, रात में गए, अचानक कैंप किए, रुक गए, जी अगले सर, दिन चले आए, सुबह हुआ पता चला ये है। तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि जहां पर भारत का देश का ताज होता है, बेल्ट होता है, यूनिफॉर्म होता है, वहां पर ऐसी चीजें कोई नहीं नहीं है प्रवेश सही। करती हैं। लेकिन हुई एक मतलब लाइफ में ऐसी घटना हुई, जैसे दिल्ली के दौरान विदेशी दूर संचार में मैं ड्यूटी के दौरान वहां पर था। और जैसा कि 1994 में मैं वही कमांडो कोर्स करके ही आया था, और अभी मेरी पोस्टिंग नहीं हुई थी, तब तक एक अर्धसैनिक के बल के थ्रू हमको वहां पर टेंड शुदा थे, इसलिए भेजा गया विशेष ड्यूटियों में। और वहां पर मैं रहा कुछ दिनों तक। तो चूंकि हमारा एक ग्रेजुएशन का पेपर लगा हुआ था, तो थोड़ा सा रात में मौका निकाल के उसकी तैयारियां भी कर लेते थे, जी सर, क्योंकि अपने जो हमारे गुमटी होती है, जो पोस्ट होता है पुलिस का, उसमें लाइट जल रही थी। और चूंकि कहा जाता है कि जैसे फुल यूनिफॉर्म होते तो हो सकता है ऐसा ना होता, लेकिन उस समय कुछ जांग में कुछ ऐसा कुछ दिक्कतें थी, मतलब जो है फोड़ा वगैरह हो गया था, जिसकी वजह से फुल यूनिफॉर्म भी नहीं बन पाया। इसलिए मैं रात की ड्यूटी करता था, मतलब दिन की ना करके मेरी ड्यूटी रात की लगा दी गई थी कि रात में करते रहे असलाह के साथ साथ, और असलाह के साथ साथ था। और ये सारी चीजें जो है लगभग जो है 1 बजे के लगभग ये ऐसी घटना हुई कि मतलब ये मानिए कि तार की बैरिकेटिंग है, 1 से 1.5 किलोमीटर तक लाइट है, लेकिन कुछ दिखता नहीं, मतलब वैसा कुछ नहीं कि जी सर, कोई आड़ हो, कोई कुछ है। हमारा दूसरा पोस्ट था जो 300 मीटर 400 मीटर दूर दूर से पोस्ट दिखता था हमारा। जी बेल का हमारा एक कम्युनिकेशन था, इंटर काम लगा हुआ था, लेकिन हमारे सिक्योरिटी दूसरी वाली रूम में नहीं था। हम लोग बेल से करते थे, अगर कोई जरूरत है हमको मदद मांगनी है तो बेल दबाते थे, वो घंटी वहां बजती थी, फिर वहां से मतलब हमको मदद मिल जाएगी, ऐसा था। तो वाकई में रात के समय में भाई कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि ये यौन होती है, भले जी हम लोग माने ना माने, लेकिन होती है, जैसे शास्त्रों में भी बताया गया है। तो ऐसी घटनाएं हुई हमारे साथ कि मतलब जो है वही 1 बजे के लगभग जो है ऐसा हुआ कि मैं पढ़ रहा था, और साइड से जैसा बताया कि साइड से जंगले से जो 3 मीटर दूर था, और उधर से हमको कुछ लगा कि चेहरा उसका काला काला, साइड से फेस सामने साइड टू साइड था। तो उसको ऐसा एहसास, काफी लंबा था, काफी ऊंचाई थी, नॉर्मल व्यक्ति अगर बाहर से जाए तो उस जो फायर करने वाला वो झरोखा बना होता है हाँ सर, बल के लिए, उससे अगर हाथ डाले तो उसका नहीं आएगा, पहुंचेगा ही नहीं इतना। काफी पहुंचा और काफी डरावना रहा। लेकिन कहा जाता है कि जब अपने पास गन होती है, ये होता है, तो थोड़ा सा एक हौसला, एक जो जी है सर, डबल होता है, ट्रिबल होती है, ताकत ट्रिबल हो जाती है। तो मैंने जो है उसको किया, और उसमें एक चाकू भी लगा होता है, हाँ सर, उस चाकू से मैंने एसलार पर उस पे मैंने मारा। लेकिन अंदर अंदर ये भी लगता था कि यार ड्यूटी तभी यहाँ और करनी है, कहीं लगे ना यार, कहीं अटैक ना करे।
तो मैं साइड में मार दिया दीवार के थोड़ा सा, लेकिन उस जगह पे सिचुएशन समाप्त हो गई। समाप्त के बाद मैं बाहर निकला, तुरंत दरवाजा खोल के अपना तैयार होकर के देखा तो कहीं भी हमें कुछ दूर दूर नजर नहीं आया, ना कोई भागते नजर आया, ना कोई दिखा। तो हमको लगा कि कुछ ऐसी हो सकता है साया हो। तो तब और हमारा क्लियर हुआ जब मैं, जो वहां पे सुरक्षा गार्ड है जी जो सर। 10 साल से रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, उनके पास जो मेन गेट पर थे, तो उनके पास मैंने फोन किया तो उन्होंने बताया कि बीएसएफ या सीआरपी के बारे में कोई जिक्र किया कि हर प्रकार की फोर्सेस की वहां ड्यूटियां लगती रहती हैं, कि कुछ साल पहले यहाँ पर था तो उसमें कोई सुसाइड कर लिया था, कोई बात से लेकर कोई फोर्स का जवान, तो हो सकता है उसका कुछ ऐसा हो। जी सर। और ऐसा हुआ। फिर उस दिन के बाद फिर अब जिसको नहीं पता है तो आराम से जाके ड्यूटी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। लेकिन जिसको पता होता है, मन में शंका आती है, तो फिर और सतर्क ड्यूटी मानिए, जी सर। टहल टहल के करने लगे थोड़ा उसमें। जी सर। तो काफी जो है जीवन में ये घटना भी काफी जो है जी सर। हमको एक एक्सपीरियंस मिला। जी सर, मेरे कुछ सवाल और हैं सर आपके लिए सर। जैसे एनएसजी में सर किस प्रकार के मिशन होते हैं सर? अगर अगर वो चीजें अलाउड हो, क्या आप बता सकते हैं सर उसके बारे में? एनएसजी के मिशन जो है, जैसे आप देख ही रहे हैं कि एनएसजी का मिशन केवल विषम परिस्थिति में, जब देश में एनएसजी तो एक मिशन तो वीआईपी ड्यूटी भी करती है। जी सर। जैसे आप प्रधानमंत्री ड्यूटी हो या सारे आल मुख्यमंत्री ड्यूटी हो, आल स्टेट के एनएसजी कमांडो लगते हैं वहां पर, क्योंकि बहुत बेहतर रिजल्ट देते हैं। जैसे हमने बताया कि भीड़ में और ऐसी जगहों पर, क्योंकि अचूक निशानेबाज बनाए जाते हैं। क्योंकि जब हम लोग ट्रेनिंग एनएसजी में कर रहे थे तो वहां पर जैसे जब फायरिंग होती थी तो ऐसे फोटो लुकता फिकता टारगेट, जैसे टारगेट आया तुरंत फायर करो 1 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर, और सही लगना भी चाहिए। अंधेरे में कैसे फायर करोगे? फिर एक आता था कि उसमें बना हुआ कि आप पीछे से आप वीआईपी को किसी बदमाश ने कवर कर लिया पीछे से, मान लीजिए छुरा लगा लिया, लेकिन वो पीछे वाले बदमाश का भाग केवल इतना दिख रहा सर का, साइड हटे, साइड तो हटेगा तभी तो सामने देखेगा वो। हाँ सर। एकदम। तो हमको इतना अचूक निशानाबाद बनाया जाता है कि हिट करे तो उतने पर ही पहुंच जाए, उतने ही पहुंच जाए। तो मतलब कठिन और भीड़ में ऑपरेशन करने में एनएसजी को विशेष महारत हासिल होती है, क्योंकि इतना उसको तपा दिया जाता है, इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दे दिया जाता है कि जो है वो एक अचूक निशानेबाज से लेके हर प्रकार का हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखे होंगे, तो जैसे अभी बताया कि बॉम्बे ताज होटल में 26/11 में अभी जाके एनएसजी जो है पूरा जो है, अमृतसर में आप देखे होंगे मंदिर में हुआ था आतंकी हमला, वहां भी। तो मतलब जितनी भी जो है देश के अंदर हाईजैकिंग हो और जो भी इस तरह के मंदिर में या इस तरह के जहां पर हमें सिचुएशन रहती है कि पब्लिक को भी हम बचा लें और उनको भी बचा लें, वहां एनएसजी हम लोग जाते हैं और उसको अंजाम देते हैं। हालांकि हम भी जैसे लखनऊ में कई आतंकी सूचनाएं मिली कई बिल्डिंगों में, तो हम लोग भी कई बार गए, लेकिन उस समय सिचुएशन बहुत मुश्किल होती है, ये समझिए। लेकिन हम लोगों को देश के नाम पर या देश के लिए इतना दिन से करते करते इतना प्रेरित हो जाते हैं और इतना अच्छा लगने लगता है कि देश की रक्षा क्या क्या और सारी चीजें उस समय भूल जाते हैं। उस समय यही चैलेंज लगता है कि कैसे कैसे ये हमारा देशद्रोह है, मतलब ये आतंकी है, इसको कैसे कैसे हम तुरंत इसको हम अट्रैक्ट करके समाप्त करें, अपने लोगों को कैसे बचा लें। तो काफी मतलब जितनी भी वैसी घटनाएं हैं, तुरंत इसको गृह मंत्रालय के द्वारा तुरंत डिमांड होती है, तुरंत फोर्सेस मूव करती है, तुरंत जाकर के समय से उस घटने को अंजाम देती है और बढ़िया एनर्जी का वर्क रहता है सर। सर वीआईपी एक्सपीरियंस सर कैसा था सर? आपने वीआईपी ड्यूटी भी की है, तो सर उसमें मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? जी हाँ, वीआईपी में भी काफी मंत्रियों के यहाँ मैंने किया है। जैसे पुराने में देखें तो एनडी तिवारी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जी सर। और माननीय राजनाथ सिंह भी रहे, उनके यहाँ भी रहा, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय मुलायम सिंह जी, मतलब सबके यहाँ। लेकिन जो है मैं ज्यादा ड्यूटी बहुत परमानेंट फिक्स में मैं नहीं रहा, मतलब थोड़े थोड़े दिन 2-2 4-4 महीने सबके यहाँ रहा, क्योंकि हमारा थोड़ा सा मजा इसमें आ गया क्योंकि हमारा 20 किलोमीटर पे घर पड़ता था। तो हमें लखनऊ से, राजधानी से, तो हमें मजा आ गया, प्राइवेट वाली ड्यूटी करने में हमें ज्यादा मजा आता था, है ना।
तो लेकिन फिर भी जो शिफ्ट लगती थी ट्रेनिंग के दौरान, जैसे यूनिट में गए ट्रेनिंग लिए, तो 2-4 महीने के लिए वीआईपी भी लग जाती थी कि भाई इतना दिन कर लोगे तब आपको वहां जाना है। तब तक फिर उसी में साल में, तो फिर उसमें कुछ वीआईपी क्या करना पड़ता था। तो वीआईपी ड्यूटी भी अपनी जगह पे जबरदस्त है और बहुत जिम्मेदारी की जगह है कमांडोज की, क्योंकि एक प्रकार से प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला मुख्यमंत्री होता है, उसको अच्छे से सुरक्षित रखना। तो उसमें वर्क जो है, वीआईपी को 6 लोग होते हैं तो उसको कैसे कवर करने चलना है कि कवरिंग फायर आए तो उसके ना लगे, तो उसको कैसे हटा देना, सारी चीजें सब सिचुएशन है। गाड़ियां उनकी चेंज करके लेके चलना होता है, उनकी गाड़ियों को कैसे कवर करना है, ये सारी सारी सिचुएशन ट्रेनिंग से ही होती है। किस रास्ते से आया तो किस रास्ते से ले जाना है, चेंज रास्ते, सारी चीजें। और खास तौर से सबसे ज्यादा वीआईपी में जो चैलेंज आता है हमारा, जब इलेक्शन का समय आता है, जब इलेक्शन का समय आता है तब काफी चैलेंजेस होता है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है वर्तमान, उसकी एक एक दिन में 10-10 सभाएं होती हैं। जी सर। उस समय समझिए कमांडो कितना वर्क हो जाता है, और संख्या भी हमारे बल में थोड़ा कम हो जाती है। जो हम 6 लोग रहते हैं, हो सकता है 4 ही लोग रहे, 3 ही लोग कहीं कहीं हो पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पार्टियां जो है एडवांस मूव करती हैं। या जैसे लोकसभा जब चुनाव होता है तब भी दूसरे प्रदेशों में भी जाके के ये लोग करते हैं। हाँ सर। तो इस तरीके से ट्रांसफर, जैसे आज लखनऊ में मीटिंग हुई और पता चला कि अभी जो है इसी के बाद हो रही है बनारस 2 घंटे बाद, तो वहां पे एडवांस पार्टियां जाती हैं, मतलब एक दिन पहले ट्रेन से एडवांस पार्टियां जाती हैं और उसके थ्रू वहां पर जा करके वहां के डीएम को रिपोर्ट करती हैं, वहां से गाड़ियां मिलती हैं, गेस्ट हाउस में रुकते हैं, फिर अपनी जगह को चेक किया जाता है, चेक करने के बाद उसको कवरिंग में लिया जाता है, फिर वीआईपी की ड्यूटी देने के बाद फिर उसको निकाल दिए, फिर हम लोग ट्रेन से नेक्स्ट सभा के लिए चले गए, ऐसे पूरा। और माननीय राजनाथ सर के यहाँ रहे तो उनके यहाँ तो पूरा ऑल इंडिया टूर करना पड़ता था। इंडिया तो पता चला आसाम जा रहे हैं, नक्सलवाद क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां पर उनका प्रोग्राम है। लेकिन उसमें एक हमारे साथी थे जो एसटीएफ में, उनको एक इनकाउंटर में उनको काफी वैसी मतलब राष्ट्रपति पदक मिला हुआ था, तो उनको मतलब समझिए एसी का 2 लोगों का पास भी रहता था। तो हम लोगों से बहुत क्लोज रहते थे, हम लोग ज्यादा शुरू से, जैसे ज्यादा दोस्ती में क्लोज होता है ट्रेनिंग के दौरान से, भर्ती के दौरान से, तो ज्यादा उठते बैठते थे। तो हम लोग साथ ही ड्यूटी लगाया करते थे ज्यादातर, कि साथ ही बतियाते बतियाते फ्री में बढ़िया चला जाए। हालांकि हम लोगों को टीए मिलता है, अगर हम ट्रेवल करते हैं तो उसका पास हमको पैसा मिलता है, लेकिन फिर भी फिर हम लोग उसी के साथ जाया करते थे, बढ़िया मजा आता था। तो वीआईपी ड्यूटी भी काफी मतलब बेटर है, जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ अच्छा भी लगता है। अगर जिम्मेदारी निभाओ और उसमें सम्मान हर चीज थोड़ा सा अच्छा लगे तो वो जिम्मेदारी निभाना बहुत हल्का लगता है, कोई बड़ी बात नहीं लगती। तो वीआईपी भी अपनी जगह पे बहुत ही जबरदस्त कमांडोज के लिए। सर आपके लिए सर मेरा बस आखिरी सवाल है सर, हमारे यूथ के लिए आप सर क्या कहना चाहेंगे? अभी की स्थिति देखते हुए यूथ क्या गलत कर रहा है और क्या सही कर रहा है सर? कैसे ये जो यूथ है, कैसे जो ये सारे बच्चे हैं या जो अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं सर, वो कैसे अपना फ्यूचर एक इंश्योर कर सकते हैं? तो सर इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सर, आपका ये क्वेश्चन है। हमारे जो नवयुवक के सामने बहुत काफी चैलेंजेस हैं जी सर, और हैं। तो ये हम मानना है कि एक आम जो यूथ है जैसे हम लोग हैं, क्योंकि ये ऐसी फोर्सेस हैं, चाहे पुलिस हो चाहे आर्मी हो, ये बेल्ट की जो फोर्सेस हैं इसमें जाने का एक सुनहरा मौका होता है, क्योंकि अन्य अन्य जॉब की अपेक्षा इसमें प्रवेश करना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि इनकी वैकेंसियां भी आम जॉबों की तरह काफी ज्यादा तादाद में आती हैं। तो इसके लिए क्या है कि अपने को अगर दिनचर्या बना लिया जाए सही तरीके से और पहले से, कि मतलब एक दिन करेंगे तो बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर साल 1-1.5 साल से अपने को पहले से परफेक्ट कर दें, एक अपने गोल लक्ष्य विजन को अगर लगा दें कि इसमें ऐसे जाना है, तो जो भी यूथ जो है, अगर हमारे 50 में हमें 5 भी सीटें हैं तो हमें कवर करना है तो कवर कर सकते हैं। लेकिन दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, कब लेना है, इरादा होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा है बदल जाती है। जब मेहनत पड़ती है तो इच्छा चेंज हो जाती है, अरे छोड़ो यार ये नहीं, चलो ये कर लेते हैं। लेकिन जब इरादा होता है तो इरादा कभी बदलता नहीं है।
तो अगर कोई ऐसी चीज पाना हो, जहां भी जिस सेक्टर में हमारे यूथ पाना चाहते हैं, अगर किसी चीज में वो इरादा बना लेते हैं कि लेना ही लेना है और उसके लिए कठोर वर्क करते हैं, तो 100% वो लोग सफलता पाएंगे। और मेरा मानना है कि इतना 29 साल फोर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, हर फोर्सेस में मैं रहा हूं, मेरा मानना है कि यदि अगर सारे मेरे यूथ या सारे नवयुवक जैसे हमारे फोर्स के लोग रहते हैं, अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं, यही इनके समझिए घर के माँ बाप हैं, यही रिश्तेदार हैं कि मुसीबत के वक्त में यही लोग काम आते हैं। तो समझिए जाति धर्म हर चीज भुला करके एकजुट होकर के एक मिशन के लिए, एक रिलेशन के साथ काम करते हैं, इसीलिए अपने काम को अंजाम दे देते हैं। तो अगर इस अनुशासन को अपने अंदर अगर लागू कर करके किसी सेक्टर में काम किया जाए, हमारे यूथ करें, तो उसी सेक्टर में भी सफल हो जाएंगे। लेकिन ये गौरव की बात है कि हमारी डिफेंस विभाग जो है, जो गृह मंत्रालय के अंदर आता, जितने भी आल फोर्सेस हैं, इसमें अगर हम नवयुवक हैं और बढ़िया अंदर दमदारी है, कर सकते हैं, और नवयुवक कर क्यों नहीं सकता है। हम अपनी बात बताया जाए कि मैं भी, जब मैं ऐसे ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करता, कभी मैंने हार्ड वर्क किया ही नहीं था जी सर। हार्ड वर्क कभी मैंने किया ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं किया, क्योंकि ऐसी फैमिली से कभी हमको दौड़ना नहीं सिखाया गया, सीधे जाए आए अपने एजुकेशन लगाता हो, एजुकेशन दौरान हो गया। लेकिन अपने आप को इतना अप्रूव किया, अपने आप को इतना तपाया, अपने आप को इतना तपाया कि हर प्रकार की ड्यूटी को अंजाम दे दिया। जी सर। जो मैं बहुत धीरे धीरे पासिंग मार्क्स से मैं पुलिस विभाग में पास हुआ था, दौड़ में, फिजिकल में। रिटर्न तो मेरा काफी अच्छा था, लेकिन फिजिकल में मैं दौड़ा। लेकिन अपने आप को इतना तपाया कि हर प्रकार की ड्यूटियों में जाकर नंबर 1 पे पहुंच के ड्यूटी का अंजाम दिया। तो जितने यूथ हैं, नए लोग हैं, ये अपने आप को तपाएं। ये शरीर है, इसको 8 घंटा नींद दोगे तो 8 घंटा सोएगी, 12 घंटा दोगे तो 12 घंटा सोएगी, और 4 घंटा दोगे तो 4 घंटा सोएगी। और सो के कोई इतिहास नहीं लिखा है। और अगर अपने में आज से अगर मुट्ठी बांध लें, अपने तैयारी में लग जाएं, तो कोई चीज असंभव नहीं है। इसमें अधिकारी लेवल के भी डिफेंस में काफी जॉब है, अपने इसमें है, और इस पर लग जाए तो हमारा यूथ बढ़िया, सारे लोग अगर अच्छे अच्छे फिजिकल फिट अगर हम लोगों के बेल्ट विभाग में आ जाएंगे, तो हमारा देश और भी सुरक्षित रहेगा। कम लोगों में ज्यादा अच्छा अंजाम देंगे ड्यूटी का, और काफी सुरक्षित महसूस करेगा, और वो भी अपने परिवार को खुश रख पाएंगे, अपने को गर्व करेंगे कि ऐसी जगह पर हम लोग वर्क किए। सर काफी अच्छी बातें थी, इरादा, इच्छा, सर इसमें बहुत डिफरेंस है सर आपने काफी अच्छे बताया उसको। सर थैंक यू सर, मुझे इस पर्टिकुलर सेशन से काफी कुछ नया सीखने को मिला है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, और सर व्यूअर्स भी काफी कुछ सीख पाएंगे इससे। मैं सर आपका आभारी हूँ कि आपने हमें इतना समय दिया अपना, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आशा करता हूँ कि सर आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा करियर ट्राइब के साथ। थैंक यू सर। चलिए, जी आपसे सर। बात करके बहुत अच्छा लगा। जी सर। Thank you, sir. Okay, that's all for today's session, guys. We'll meet you soon with more interesting episodes.